क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाने वाला यह प्रयास आपको यूपी टेट सुपर टेट एग्जामिनेशन में सफलता दिलाने के लिए यह पहला स्टेप इस सेशन में शुरुआत किया जा रहा है। और मैं अतुल मिश्रा आप लोगों के समक्ष विज्ञान विषय के 25 बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग क्लास को अवश्य शेयर कर लें और आपकी संख्या दोस्तों मैक्सिमम होनी चाहिए। आप अपने दोस्तों के पास, आप अपने सगे संबंधियों, अपने कंपटीटर्स के पास जो है इस क्लास को अवश्य पहुंचा दें। तो देखिए, टाइम को बिना गवाए हुए सीधा प्रश्नों पर आती हैं और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न है और जनरली मैं आप लोगों को ये सब पढ़ाता रहता हूं और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत ही सिंपल, मतलब चुटकियों में आपको सॉल्व करना है उन प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपको इसका जवाब देना है। तो पहला विकल्प है अग्नाशय, दूसरा विकल्प है बड़ी आंत, तीसरा विकल्प है छोटी आंत और चौथा विकल्प है आमाशय। तो देखिए, यहां पर जो आपका जवाब सही होगा वो एग्जैक्टली सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। देखिए, पाचन का जो अधिकांश भाग होता है बच्चों, ये छोटी आंत में कंप्लीट होता है। और आप सभी को मैंने बताया है कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है ग्रहणी, जिसे बोलती हैं डिओडिनम, इंग्लिश में डिओडिनम बोलती हैं। और दूसरा भाग होता है मध्यांत्र, जिसे जेजुनम बोला जाता है, जेजुनम। और तीसरा भाग होता है शेषांत्र, जिसे इलियम बोला जाता है, इलियम। और ये जो ग्रहणी होता है, यहां पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल टेक्स प्लेस इन डिओडिनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों यहां पर सर्वाधिक पाचन होता है? क्योंकि बच्चों यहां पर 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। पहला जो रस होता है उसे बोलते हैं अग्नाशयी रस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस, और ये अग्नाशय से बनता है। दूसरा जो रस होता है उसे बोलते हैं आंत्रीय रस, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए, ये जो अग्नाशयी रस होता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहां पर अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च का यानी कि मंड का पाचन यहां पर करता है। दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है बच्चों, ये प्रोटीन का पाचन यहां पर करता है। और तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम जो होता है ये फैट का पाचन, वसा का पाचन यहां पर करता है। आंतरिक रस में भी 3 एंजाइम हैं। एक तो है माल्टेज एंजाइम, जो कि माल्टोज का पाचन करता है, माल्टोज का। दूसरा है लैक्टेज एंजाइम, और ये जो लैक्टेज एंजाइम होता है बच्चों, ये लैक्टोज का पाचन करता है, जो कि दूध में पाया जाता है। और तीसरा होता है सुक्रेज एंजाइम, और सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये सुक्रोज का पाचन करता है। तो आपके सामने एक तरफ एंजाइम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ आपको यह बताया गया है कि ये किसका पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, लाइपेज फैट का, माल्टेज माल्टोज का, लैक्टोज का, सुक्रोज का पाचन करता है। तो यही कारण है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन जो होता है वो छोटी आंत में कंप्लीट होता है। सी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरे प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न पूछा गया है कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है? लार किसके पाचन में सहयोग करता है? पहला विकल्प है स्टार्च, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है फाइबर यानी कि रेशा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा जवाब दोस्तों सही होगा। ठीक है, पंखुड़ी यादव ने यहां पर सी ऑप्शन दिया था
पूजा विश्वकर्मा का सी ऑप्शन है। मोहित यादव, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर दूसरे के लिए ए ऑप्शन, पारुल पाल, बबीता यादव, स्टार्च वेरी गुड, रजनी कुमारी, फिजा शाह, संगीता सोनी, अनुपमा पाल, सोनम चौहान, अजीत सिंह, प्रीति यादव, प्रिया सिंह, आफरीन जहान, पिंकी शर्मा, दीक्षा गुप्ता, खुशबू तिवारी, शशि गंगवार, शालिनी पांडे। देखिए यहां पर जो आपका विकल्प सही होगा ना, वो ए ऑप्शन दोस्तों सही विकल्प होगा। देखिए लार में, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है बच्चों, ये जनरली कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में ये किसका पाचन करता है, तो याद रखिएगा स्टार्च का पाचन करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट को पचा करके शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि माल्टोज में परिवर्तित करता है। और यही कारण है कि जब हम रोटी को बहुत अच्छे तरीके से चबाते हैं या खाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगती है। और एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। रीजन यही है क्योंकि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो बच्चों लार का पीएच मान 6.8, यानी कि लार जो होता है यह हल्का अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका विकल्प ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। यहां पर जो टाइपिस्ट महोदय ने खेन लिखा है, तो आप यहां पर खून पढ़िएगा। ठीक है, खून। मनुष्य के खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, पहला है डायलिसिस, डायलिसिस ही सही होगा, ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्लड का विखंडन होना, ब्लड का विखंडन होना हीमोलिसिस कहलाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों परासरण। परासरण का मतलब होता है कि जब जल के पार्टिकल या गैस के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन स्वतः गति करते हैं तो उसे बोला जाता है ऑस्मोसिस। और पैरालिसिस जानते ही हैं, ये एक डिजीज होता है जिसमें अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। प्रश्न है कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है प्लीहा यानी कि स्प्लीन, दूसरा है फेफड़ा यानी कि लंग्स, तीसरा है वृक्क यानी कि किडनी, और चौथा है यकृत यानी कि लीवर। आपको बताना है कि यूरिया का निर्माण हमारे बॉडी में कहां पर होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां पर कौन सा विकल्प होगा। चौथे के लिए सी ऑप्शन कई लोगों ने दिया है और कुछ लोगों ने यहां पर डी ऑप्शन भी दिया है। शशि गंगवार का यहां पर चौथे के लिए डी ऑप्शन है। वेरी गुड शशि, यहां पर जो विकल्प सही होगा वो एग्जैक्टली डी विकल्प सही विकल्प होगा। लीवर में यूरिया का निर्माण बच्चों लीवर में होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता कि यूरिन का निर्माण कहां पर होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण कहां पर होता है, तब आपका जवाब यहां पर किडनी सही होता। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कि यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, तो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, लीवर में। और जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिया का निर्माण होता है उसे बच्चों यूरिया साइकिल कहते हैं या यूरिया चक्र कहते हैं। और इसी को क्रेप्स हैंसलेट चक्र भी कहते हैं। क्रेप्स हैंसलेट साइकिल या चक्र कहते हैं। और इसी को बच्चों ऑर्निथिन चक्र भी कहा जाता है। तो यहां पर चार प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह कि यूरिया का निर्माण कहां होता है, लीवर में। यूरिया चक्र कहां पर होता है, लीवर में। क्रेप्स हैंसलेट चक्र कहां पर होता है, लीवर में। ऑर्निथिन चक्र कहां पर होता है, लीवर में। और ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूरिया के निर्माण में भाग लेता है, तो बच्चों वो एंजाइम है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज एंजाइम जो होता है ये यूरिया के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर जो आपका विकल्प सही होगा वो डी ऑप्शन एग्जैक्टली
सही विकल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। अनुपमा पाल ने बोला है कि गलत हो गया जल्दी में सर जी। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, कभी कभी क्या होता है कि हमें आता हुआ प्रश्न भी हम गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में, और जो गलत ऑप्शन होता है वो कुछ ज्यादा ही हमें अट्रैक्ट करता है कि मुझे ही लगाओ, ठीक है। जल्दीबाजी में आप इलेक्ट्रिक इंजन से धुआं एग्जामिनेशन हॉल में निकाल करके चले आते हैं, जब आप उसका उत्तर लगा देती हैं तो बाद में आपको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक इंजन से धुआं निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुली किसी भी प्रश्न का जवाब दीजिए। और बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही है। पहला विकल्प दिया है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, तो किडनी ब्लड को मिलाने का काम करता है, यह तो गलत है। आपको बताना है कौन सा सही है, तो यह गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, यह भी गलत है। यानी कि ए ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन भी गलत। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, सी ऑप्शन ही बच्चों यहां पर सही विकल्प है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। ब्लड का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं परानिस्यंदन करना, परानिस्यंदन करना। और ये बच्चों एग्जैक्टली किडनी के द्वारा ही होता है, किडनी के द्वारा। किडनी ब्लड को इतने अच्छे तरीके से छानता है कि ब्लड से सूक्ष्म अशुद्धियां भी छन करके बाहर निकल जाती हैं। तो यहां पर आपका विकल्प सी ऑप्शन सही विकल्प है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न पूछा गया है कि एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होती हैं? पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है शर्करा यानी शुगर, चौथा है विटामिन। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। सभी एंजाइम एग्जैक्टली क्या होते हैं? प्रोटीन। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर किसी के भी जवाब बच्चों गलत नहीं होंगे, ठीक है। पारुल पाल, फिजा शाह, अर्चना रावत, विनीता कुमारी, रजनी कुमारी, पंखुड़ी यादव, नेहा शुक्ला, शिक्षा भारती, पुष्पेंद्र साक्या, आरती वर्मा, आशा यादव, श्रुति साहू, अनु यादव, शालिनी, उत्तम चौहान, मोहम्मद जुनैद, संतोष सिंह, प्रदीप कुमार, सरोज यादव, अक्षय कुमार राजू, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोगों ने यहां पर सही विकल्प दिया है और सबके विकल्प यहां पर सही हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, वेरी गुड। तो यहां पर सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पहला विकल्प है ट्रिप्सिन। तो बच्चों ये जो ट्रिप्सिन होता है ये सच में एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। और ये किसका पाचन करता है? तो बच्चों ये प्रोटीन का पाचन करता है। और कहां पर करता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में करता है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। कहां पर करता है? छोटी आंत में। पेप्सिन भी बच्चों एंजाइम होता है, एंजाइम। और ये किसका पाचन करता है? ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और कहां पर करता है? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, आमाशय में प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन को आमाशय में पचाने वाला एंजाइम कौन है? पेप्सिन एंजाइम। और छोटी आंत में प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। टाइलिन ये भी एंजाइम होता है, ये भी एंजाइम है। और ये बच्चों स्टार्च का पाचन करता है, मंड का पाचन करता है, अभी बताया था। और कहां पर करता है? तो मुख में करता है। लेकिन गैस्ट्रिन बच्चों हार्मोन होता है, अर्थात ये एंजाइम नहीं है। हमसे प्रश्न पूछा था कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन जो होता है
ये हार्मोन होता है और इसका निर्माण बच्चों छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में इसका निर्माण होता है। डी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्लास को शेयर करिए। गैस्टन वेरी गुड, प्रतिमा सिंह, प्रिया सिंह, संदीप सिंह, शिव कुमार मौर्य, वारिस अंजुम, जिया, शशि गैंगवार, प्रिया सिंह, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोगों ने यहां पर डी ऑप्शन दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट तेजी से लीजिएगा। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। देखिए यहां पर पुच्छ, पुच्छ यानी कि अपेंडिक्स है। यहां पर बच्चों जो आपका जवाब सही होगा वो कोलन सही होगा। कोलन यानी कि बृहदांत्र में, बृहदांत्र से पुच्छ जो होता है वो जुड़ा होता है। ठीक है, पित्ताशय, क्षुद्रांत और आमाशय नहीं, कोलन से पुच्छ जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। प्रश्न है कि किसे सहायक आहार कारक कहते हैं, यानी किसे एसेसरी को फैक्टर कहा जाता है। तो यहां पर वसा नहीं, हार्मोन नहीं, प्रोटीन नहीं, विटामिन सही होगा। इसे एसेसरी को फैक्टर कहते हैं। विटामिन जो होते हैं ये सहायक आहार कारक होते हैं। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही विकल्प होगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे पता है कि हो सकता है कि आज ये प्रश्न आपको पहली बार सुनने को मिला हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। मैं यहां पर आप सभी के कमेंट को देखना चाहता हूं कि जल्दी से आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जवाब सही होगा। 10वां प्रश्न पूछा है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है। पहला है आयरन के, दूसरा है कैल्शियम के, तीसरा है आयोडीन के और चौथा है सोडियम के। कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रश्न जवाब सही होगा। 9वें के लिए डी, 10वें प्रश्न का जवाब देना है। कई लोगों ने यहां पर कैल्शियम बोला है, कई लोगों ने यहां पर आयोडीन भी बोला है। 10वें के लिए ए ऑप्शन किसने दिया है, प्रज्ञा गुप्ता। वेरी गुड प्रज्ञा, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, जो विटामिन सी होता है बच्चों ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सहायता करता है। ए ऑप्शन सही विकल्प है। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो देखिए यहां पर आपका जवाब जो होगा वो बी और सी दोनों होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास ऐसा कोई प्रश्न हो कि जिसमें आपको बी और सी दोनों को सिलेक्ट करना हो, यानी दोनों में चुनना हो कि कौन हमारा जवाब सही होगा, तो यहां पर आपका विकल्प बच्चों बी वाला ऑप्शन यानी विटामिन सी सही माना जाएगा। देखिए विटामिन सी जो होता है और विटामिन बी दोनों, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होने के कारण ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते और हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाने के कारण ये यूरिन के साथ, मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। कभी कभी यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हमें डेली खाने की जरूरत पड़ती है, डेली खाना पड़ेगा। तो विटामिन सी जो होता है ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें इसे डेली खाना चाहिए, प्रतिदिन खाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपने सुना कि विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है तो आप सोचिए कि मैं एक दिन विटामिन सी खूब खा लूं, 2-4 दिन न खाऊं, काम चल जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है। आपका बॉडी जितना विटामिन सी को एब्जॉर्ब करना होगा उतना विटामिन एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सभी विटामिन को यूरिन के साथ, मूत्र के साथ बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प है। 12वां प्रश्न, 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न पूछा है कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो रुधिर का थक्का बनाने में विटामिन के की जरूरत होती है। सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, इसका एक नाम और होता है, इसे बच्चों नैप्थोक्विनोन कहते हैं, नैप्थोक्विनोन, और इसका एक नाम और होता है
इसे मेनाडियोन भी कहते हैं। और ये सभी विटामिन जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, सबको पता होगा एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी हो जाने पर स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी हो जाने पर बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई जिसका नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी हो जाने पर नपुंसकता हो जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही विकल्प है, क्योंकि यह रुधिर का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो विटामिन B6 जो होता है यह पर्याप्त समय तक किसी भी स्वप्न को याद रखने में सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। और पर्याप्त समय तक स्वप्न को याद रखने में यह विटामिन जरूरी विटामिन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों क्लास को शेयर करिए। 14वां प्रश्न पूछा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। पहला है अरहर में, दूसरा है सोयाबीन में, तीसरा है उड़द में, चौथा है गेहूं में। तो नो डाउट सोयाबीन यहां पर आपका सही जवाब होगा। प्रोटीन अरहर में भी होता है, अरहर की दाल में भी, लेकिन पूछा है कि अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। तो अधिकतम मात्रा की बात किया है तो बी फॉर बाहुबली, बी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ लोग यहां पर सी ऑप्शन अभी भी दे रहे हैं, मतलब सी ऑप्शन गलत है भाई। उड़द में कैसे बेटा प्रोटीन पाया जाएगा? ठीक है, ये कहिए किसी ने डी ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। तो जहां पर भी आपसे किराटिन की बात करें, किराटिन, तो ये नाखून में, त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही विकल्प होगा। देखिए अल्फा किराटिन ये एक प्रोटीन है जो हमारे नेल्स में, नाखून में, बालों में या त्वचा में पाया जाता है। और इसी की कमी हो जाने पर, इसकी कमी हो जाने पर कीरेटोमलेशिया हो जाता है। कीरेटोमलेशिया हो जाता है। कीरेटोमलेशिया का मतलब होता है त्वचा में ड्राइनेस, त्वचा का सूख जाना। जो ड्राइनेस होता है वो अल्फा किरेटिन की कमी से होता है। बी ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। 16वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट तेजी से लीजिएगा। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माइका क्या होता है। माइका आप सभी को पता होगा कि लकड़ियों में, लकड़ियों का जो प्लाई होता है उसके ऊपर उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो माइका क्या है? पहला है उष्मा का कुचालक, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। तीसरा है विद्युत का सुचालक। चौथा है उष्मा का कुचालक एवं विद्युत का सुचालक। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, रिपीट होने वाले प्रश्न है। ये माइका जो होता है बच्चों, ये उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। बी ऑप्शन सही विकल्प है। 17वां प्रश्न पूछा गया है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। पहला रदरफोर्ड, दूसरा चैडविक, तीसरा जे टॉमसन, चौथा गोल्डस्टीन। तो देखिए रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। और इसी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे ये है परमाणु, तो इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से सीधे निकल जाते हैं। जिससे इन्होंने पहला निष्कर्ष यह निकाला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जिससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एटम के भीतर
कोई एक ऐसा स्थान है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों इन्होंने ऐसा निष्कर्ष क्यों निकाला? क्योंकि बच्चों ये अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम के भीतर जरूर कोई ऐसा स्थान होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर अल्फा पार्टिकल को कोई रिपेल करे, प्रतिकर्षित करे, इसका मतलब क्या है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहीं से इन्होंने नाभिक की खोज किया था। तो ए ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। चैडविक ने बच्चों न्यूट्रॉन की खोज किया था, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की, और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न। दोस्तों 18वां प्रश्न पूछा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? पहला प्रोटॉनों की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरा न्यूट्रॉनों की संख्या, चौथा उपर्युक्त सभी। तो रासायनिक गुण की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ही कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा। बी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न पूछा गया है कि वह यौगिक जिसमें आयनी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक तीनों आबंध होते हैं, ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें आयनिक मतलब प्रॉपर्टी भी है, कोवैलेंट प्रॉपर्टी भी है और कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी भी है? पहला है NH4Cl, दूसरा है SO3, तीसरा है SO2, चौथा है वाटर। तो देखिए NH4Cl में तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ये है नाइट्रोजन, और ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और ये है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, और इस नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कोवैलेंट प्रॉपर्टी भी बना रहा है, कोवैलेंट प्रॉपर्टी, और इधर क्लोरीन के साथ आयनिक प्रॉपर्टी भी बना रहा है, आयनिक प्रॉपर्टी भी बना रहा है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? जो पुरानी बुक्स होती हैं उनके जो पेपर होते हैं वो भूरे हो जाते हैं, क्यों? पहला है लगातार उपयोग से, ऐसा तो होगा नहीं। दूसरा है एवातन की कमी से, पता नहीं ये क्या है। देखिए यहां पर आपका जो विकल्प सही है वो है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। बच्चों कागज का निर्माण पौधों से होता है, और पौधों में सेलुलोज पाया जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये भूरा होने लगता है। डी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प होगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में यानी कि ड्राई सेल में बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग करते हैं? पहला है सोडियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तीसरा है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का। चौथा है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन सही विकल्प होगा। ठीक है, 22वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां पर सही विकल्प होगा सी फॉर चंद्रा इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन सही विकल्प है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ठीक है, पहला विकल्प बढ़ता है, दूसरा घटता है, अनिश्चित वही रहता है। तो जंग लगने पर बच्चों लोहे का भार जो होता है वेट बढ़ जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तीसरा है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तीसरा है हाइड्रोजन साइनाइड का, और चौथा है मस्टर्ड गैस का।
तो डी ऑप्शन यहां पर सही विकल्प है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो केमिकल वेपन्स थे वो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, क्योंकि बच्चों मस्टर्ड गैस जो होता है इससे आंसू, अगर इसका छिड़काव कर दें तो आंसू निकलने लगती हैं और जो है आंखों में जलन होने लगता है, आंखों में जलन होने लगता है, इसलिए इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। डी ऑप्शन सही है। कभी कभी क्लोरीन, क्लोरीन अगर विकल्प में रहे तो क्लोरीन भी आपका विकल्प सही होगा। क्लोरीन का भी प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अंतिम प्रश्न है बच्चों 25वां प्रश्न। प्रश्न है कि कोयले की खानों में पाई जाने वाली गैस जिसमें विस्फोट होता है, पहला है भाप अंगार गैस, दूसरा है मेथेन एवं वायु, तीसरा है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं मेथेन। तो कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली जो गैस है वो है मेथेन और वायु। बी ऑप्शन सही विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट। बस इतने ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज का सेशन केवल इतना ही दोस्तों। ठीक है, विष्णु ने पूछा है, बंद कर दिए हैं क्या? विष्णु ने पूछा है कि जब आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग नहीं पाया जाता है तो हमारे रुधिर किस भाग में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है, तो विष्णु भाई माइटोकॉन्ड्रिया का न पाया जाना आरबीसीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। आरबीसीज में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही केंद्रक होता है। अब आपने प्रश्न पूछा कि हमारे रुधिर के किस भाग में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो रुधिर के किस भाग में नहीं, आपको पूछना चाहिए कोशिकाओं के किस भाग में। तो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर देखिए मैं यहां पर आपको बनाकर बताता हूं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है और इसका जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है वो ऐसे अंदर की ओर मुड़ करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है और यहां पर ऑक्सीसोम पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है। इसे क्रिस्टी कहती हैं। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे क्रिस्टी कहती हैं और क्रिस्टी में ऑक्सीसोम पाया जाता है, ऑक्सीसोम। और ये ऑक्सीसोम जो होता है ये ऑक्सीजन का संवहन करता है, ये ऑक्सीजन का संवहन करता है और ये ऑक्सीजन जो होता है ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के ना होने से आरबीसीज में आरबीसीज खुद ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, आरबीसीज खुद ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाता, आरबीसीज खुद एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, अनाक्सी श्वसन करता है, लेकिन हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये है इसका जवाब और आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल फिर मिलूंगा इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच।